वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में फिर से सभी बच्चों आप लोग का स्वागत है। हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके 3 वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, देख चुके होंगे। रेप्लिकेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए पैकिंग ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए का डिफरेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। आज जो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पाए जाते हैं सेल्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। आरएनए आरएनए जो होता है ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। कभी कभी ये डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है। जब ये जेनेटिक होता है तब ये डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। अगर ये जेनेटिक नहीं होता है, नॉन जेनेटिक होता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस आपको पता है कि यूरेसिल होता है। थायमीन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो अगर सारे नाइट्रोजनस बेस, चारों नाइट्रोजनस बेस हम देखें तो कौन से होंगे? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होगा और डीएनए में क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। हम आरएनए को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब वो आरएनए जिस ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसको हम कहेंगे जेनेटिक आरएनए। जैसे कि वायरसेस, बहुत से वायरसेस हैं, जैसे टीएमवी है, आरएनए होता है, और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इनका आरएनए है। नॉन जेनेटिक आरएनए जो सेल्स में पाए जाते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबसे स्टेबल आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए जिसको कहते हैं, सबसे अनस्टेबल आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं और आरआरएनए को इनसॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। और एमआरएनए से ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके जो जेनेटिक कोड्स अवेलेबल होते हैं, इसी बेसिस पे अमीनो एसिड की चेन बनती है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, इसलिए इसे टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। तो इस तरह से आरएनए को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आरएनए, वो होता है आरआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ये सेल में सारे आरएनए को देखा जाए तो सेल में 80% आरएनए जो होता है वो आरआरएनए होता है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए भी होता है। इसीलिए आरआरएनए का यूज फाइलोजेनेटिक स्टडीज, बैक्टीरिया में फाइलोजेनेटिक स्टडीज के लिए भी आरआरएनए का यूज किया जाता है। फाइलोजेनेटिक स्टडीज क्या होती है? मींस सीक्वेंस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज। सॉरी। टीआरएनए टोटल आरएनए का 15% होता है। एमआरएनए सबसे ज्यादा अनस्टेबल आरएनए होता है। जब इसे आइसोलेट करते हैं लैब्स में, तो बहुत से एमआरएनए जो होते हैं वो कुछ मिनट में, 3-4 मिनट में ही ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनका आइसोलेशन लैब्स में बहुत मुश्किल होता है। ये 55% पाए जाते हैं टोटल आरएनए के। तो मोस्ट स्टेबल जो है वो आरआरएनए है, सबसे ज्यादा भी है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का भी है, सबसे ज्यादा भी है, और सबसे स्टेबल भी है आरआरएनए। और सबसे कम मात्रा में और सबसे कम स्टेबल, दैट इज एमआरएनए। ठीक है। अब हम एक एक करके तीनों आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। पहला है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा है, सबसे स्टेबल है आरएनए। और ये पाया कहाँ पे जाता है? ये राइबोसोम्स में पाया जाता है। राइबोसोम्स सेल में फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और ये ऑर्गेनेल्स पे भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्लास्टिड में,
माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और कुछ राइबोसोम्स सेल में फ्री भी पाए जाते हैं, जो फ्रीली रहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इनका तीनों आरएनए में सबसे ज्यादा होता है। ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। आरएनए किसी भी सोर्स से लिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सोर्स से लिया जाता है, तो इनका जीसी कंटेंट 50% से ज्यादा होता है। जीसी कंटेंट मतलब कि जो आरएनए का सीक्वेंस है, इसमें नाइट्रोजनस जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस इसमें क्या है, ए है, जी है, यू है और सी है। तो इसमें जी और सी का परसेंटेज टोटल ए प्लस जी प्लस यू प्लस सी का जितना अमाउंट होगा, उसमें जी प्लस सी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ जी नाइट्रोजनस बेस, अमाउंट ऑफ साइटोसिन अपॉन टोटल नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, टोटल नाइट्रोजनस बेसिस इंटू 100 करेंगे तो ये हमेशा 50% से ज्यादा आता है। मतलब जी सी जो है वो ए और यू से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जरूरी होते हैं राइबोसोमल असेंबली के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा राइबोसोम के स्ट्रक्चर में। तो राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। तो राइबोसोम्स की असेंबली, इसके स्मॉल यूनिट और लार्जर यूनिट को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए की जरूरत होती है। आरएनए पे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आरएनए पे जो साइट्स होती हैं, ठीक है, वहीं पर एमआरएनए अटैच होता है। ठीक है, एमआरएनए आरएनए की साइट पर अटैच होता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए बाहर निकलेगा, बाहर निकल के ये राइबोसोम्स पे आकर के जुड़ जाता है। राइबोसोम्स पे आकर के जुड़ता कैसे है एमआरएनए, राइबोसोम्स में जो आरएनए प्रेजेंट होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए का इसको मिलता है, वहां पर एमआरएनए आरएनए से कंबाइन कर जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस तरह से ये एमआरएनए आरएनए से अटैच करता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होती है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे आरएनए के पास आ क्यों रहा है, मेन पर्पस इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेन फंक्शन आरएनए का है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें जो होते हैं ये प्रोटीन से कंबाइंड होते हैं, और राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट कहाँ पे, राइबोसोम्स में है। राइबोसोम्स में दो यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। तो स्मॉल यूनिट में दूसरे आरएनए होते हैं और लार्जर यूनिट में दूसरे आरएनए होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसका लार्जर यूनिट 50s का होता है और स्मॉलर यूनिट 30s का होता है। एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसे स्विटबर्ग यूनिट भी कहा जाता है साइंटिस्ट के नेम पे। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये एक फॉर्मूले से निकाला जाता है, S इज इक्वल टू वी अपॉन, ये W नहीं है, ये ओमेगा है। ठीक है, इसको ओमेगा समझिएगा, ओमेगा स्क्वायर R, जहां पर V क्या है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट। जब हम किसी सब्सटेंस को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो सेडिमेंटेशन की रेट होती है, उसके नीचे बैठने की जो रेट होती है, जो प्रेसिपिटेशन की रेट होती है, वो है V। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो जिस रोटर में ट्यूब्स को लगा करके सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, वो उस रोटर की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो है ओमेगा। और आर है रेडियल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, जिस
एक्सिस पे वो रोटर मूव कर रहा है और जो पार्टिकल्स हैं जिसका सेडिमेंटेशन होना है उस पार्टिकल से लेकर के एक्सिस तक की दूरी, एक्सिस तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं आर। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है, ठीक है, जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। तो इसके बेसिस पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में के बेसिस पे इसको दो यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट प्रोकैरियोट्स में 50s है और स्मॉलर यूनिट 30s है। 50s में कौन कौन सा आरएनए होता है? आरआरएनए होता है 50s में 23s और 5s आरआरएनए पाए जाते हैं और 30s में 16s आरआरएनए पाया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो 23s है ये एंजाइम की तरह से बिहेव करता है, जो एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का यूज पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में होता है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस में इसका यूज होता है। इसी तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में दो यूनिट होते हैं, 60s और 40s। 60s में 3 आरआरएनए पाए जाते हैं, 28s, 5s और 5.8s, जिसमें कि 28s आरआरएनए ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की तरह से यूज होता है, ठीक है। और 40s आरएनए पाया जाता है 18s आरआरएनए। तो ये हो गया आपका राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट आरएनए इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए टर्म दिया था जैकोब और मोनार्ड ने। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये इनमें जो कोड होते हैं, जो इनमें सीक्वेंस होता है, वही सीक्वेंस प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं जो फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिकुलर वेट इनका अराउंड 5 lakhs होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका 5s है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए से कम है। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल आरएनए है, ठीक है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल आरएनए है। जैसे ही ये सिंथेसाइज होता है ये डिग्रेड भी होना, कुछ ही मिनटों में ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। इनमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और ये इंफॉर्मेशन इनको मिलती कहाँ से है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से जो आरएनए बनता है वो कौन सा आरएनए बनता है? वो बनता है एमआरएनए। ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा, एमआरएनए का जो सीक्वेंस होगा, जिस डीएनए से वो बन रहा है उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसके जो फोटॉन्स होंगे वो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उस डीएनए के, ठीक है। एमआरएनए की लाइफ टाइम मिनिमम होती है, हाफ लाइफ अगर हम बात करें, हाफ लाइफ मतलब क्या कि जितने टाइम पीरियड में उसका हाफ पार्ट डिग्रेड हो जाए उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। प्रोकैरियोट्स में सेकेंड से लेकर के कुछ सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक होती है और यूकैरियोट्स में कुछ घंटों से लेकर के 1 दिन तक होती है। तो इसलिए इसके जब इसे आइसोलेट किया जाता है लैब्स में, एमआरएनए को लैब्स में जब आइसोलेट करते हैं तो इसे डीप फ्रीजर में इसको रखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। डीप फ्रीजर मतलब अराउंड -90 डिग्री सेंटीग्रेड से -196 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको रखा जाता है फॉर फर्दर प्रिजर्वेशन। एमआरएनए को सिस्ट्रॉन के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं? सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड कोड करता है, ठीक है। डीएनए बहुत बड़ा डीएनए है। ह्यूमन डीएनए की अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ क्या है? 6.6 × 10⁻⁷
9 बेस पेयर्स हैं। तो इतने बड़े डीएनए में कुछ सेगमेंट डीएनए का सेगमेंट्स होते हैं, बीच में इंट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, क्योंकि इसमें कई हजारों प्रोटीन्स बनते हैं अगर पूरे जीनोम से। तो अलग अलग पार्ट डीएनए के, अलग अलग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए जो होते हैं, जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उस स्ट्रेच को कहते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मीन्स कि इफ mRNA is transcribed from one cistron, अगर mRNA एक सिस्ट्रॉन से बना है, जो डीएनए है डीएनए से बनेगा mRNA, अगर mRNA एक सिस्ट्रॉन से बनता है, एक सिस्ट्रॉन से बना है, तो इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर mRNA कई सिस्ट्रॉन से एक साथ मिलके बनते हैं, कई सिस्ट्रॉन से मिलके बनते हैं ये mRNA, तो उसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो पॉली प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आरएनए है तीसरा, टीआरएनए। टीआरएनए ये अडेप्टर होता है अमीनो एसिड का। ठीक है। टीआरएनए यही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए अमीनो एसिड को एमआरएनए के पास लेकर के आता है। तो ये सर्व करता है एज अ अडेप्टर फॉर ट्रांसलेटिंग। एक सेल में एक अमीनो एसिड के लिए, अब हर टीआरएनए से जुड़ा हुआ क्या है, टीआरएनए के एक एंड से जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड। और कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। तो इन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड के लिए, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए होता है। ठीक है। देखा गया है कि टीआरएनए कम से कम तो 20 होंगे, लेकिन सेल्स में 20 से ज़्यादा टीआरएनए पाए जाते हैं, 32 आरएनए पाए जाते हैं, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडॉन्स होते हैं, इसलिए टीआरएनए भी डिफरेंट होते हैं। टीआरएनए लेकिन अलग अलग कोडॉन के लिए अलग अलग टीआर, जैसे एक ही अमीनो एसिड है लेकिन उसके कोडॉन्स अगर एक से ज़्यादा हैं, तो उसके टीआरएनए उतने नहीं होंगे, टीआरएनए उससे कम होंगे। एक अगर अमीनो एसिड है, उसके 6 कोडॉन्स हैं, कोडॉन हम आगे पढ़ेंगे, उसके 6 कोडॉन्स हैं, तो उस एक अमीनो एसिड के लिए 6 टीआरएनए नहीं होंगे, उसके लिए एक अमीनो एसिड भी हो, एक टीआरएनए भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि अलग अलग कोडॉन के लिए अलग अलग टीआरएनए हो। तो नंबर ऑफ टीआरएनए टाइप ऑफ अमीनो एसिड पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कोडॉन पे डिपेंड नहीं करता है। टीआरएनए के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टीआरएनए स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। टीआरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये है, इसमें 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड ही अडेप्टर एंड होता है। अडेप्टर एंड मतलब इसी एंड से अमीनो एसिड बाइंड करेगा, या एक्सेप्टर एंड भी कहते हैं या अडेप्टर एंड भी कहते हैं, इसी से अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ठीक है। 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है CCA होता है। दूसरा आर्म इसका होता है T5C। ठीक है। T5C, ये 5 क्या है, स्यूडो यूरिडीन है। स्यूडो यूरिडीन ये एक मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस है। कुछ टीआरएनए में एक एक्स्ट्रा आर्म भी पाया जाता है। ठीक इसके इस एंड के ऑपोजिट एक दूसरा आर्म होता है, जिसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन आर्म ही जा करके ये mRNA से बाइंड करता है। ठीक है। अब एंटीकोडॉन आर्म, ये जो सीक्वेंस इसका होगा,
ये यहाँ पे जो ट्रिपलेट होगा ये कोडॉन, इसको हम एंटी कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, ये जो कोडॉन है, ये mRNA के कोडॉन के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से ये जा करके mRNA से बाइंड करेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी बाइंड करेगा, तो ये उस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसको हम इधर से रीड करते हैं, तो ये पोजीशन जो होती है ये वॉबल पोजीशन कहलाती है। ठीक है, वॉबल पोजीशन मतलब कि इस पोजीशन पे चेंज जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। जब mRNA है, mRNA का 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे कोई कोडॉन है, लिखिए 3 है, कोडॉन है। यहाँ पर जाकर के ये tRNA का एंटी कोडॉन बाइंड करेगा, तो एंटी कोडॉन का 5 प्राइम एंड इधर होगा और 3 प्राइम एंड इधर होगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होगा इसमें ये 5 प्राइम एंड वाला इससे बाइंड करेगा, 3 प्राइम एंड वाला इससे बाइंड करेगा। तो जो पहला और दूसरा कोड जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो तीसरा कोडॉन होता है इसमें थोड़ी फ्रीडम होती है, ये चेंज हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं वॉबल पोजीशन। ठीक है, तो ये एंटीकोडॉन पोर्शन है, आर्म है जो mRNA से बाइंड करता है। तीसरा आर्म है दैट इज डी आर्म, इसको डी आर्म कहते हैं, और ये फिर नेक्स्ट ये 5 प्राइम एंड है। तो एक्सेप्टेड एंड आपको याद रखना है, एक्सेप्टेड एंड कौन सा है, 3 प्राइम एंड है। एक्सेप्टेड आर्म है 3 प्राइम एंड। T5C आर्म है जिसमें 5 क्या है, स्यूडो यूरिडीन। T5C क्या है, मतलब इसमें जो सीक्वेंस होगा वहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जाएगा थाइमीन, स्यूडो यूरिडीन और साइटोसिन, ये सीक्वेंस इस आर्म में प्रेजेंट होगा। एंटीकोडॉन आर्म है जो कि mRNA से बाइंड करेगा। डी आर्म है, डी आर्म में भी एक मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है दैट इज डाईहाइड्रोयूरिडीन। एक्स्ट्रा आर्म किसी किसी में पाया जाता है, इन दोनों आर्म के बीच में, T5C और एंटीकोडॉन आर्म के बीच, इसकी लेंथ 3 से 21 बेसिस तक हो सकती है। वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ tRNA ये डिपेंड करता है एक्स्ट्रा आर्म की लेंथ क्या है और डी आर्म की लेंथ क्या है, ये वेरिएबल होती है। 3 डायमेंशनल अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया था क्लब ने जो कि ट्विस्टेड एल शेप स्ट्रक्चर है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ट्विस्टेड एल शेप, और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल। जो अनयूजुअल बेसिस, tRNA में कई अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं, मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, वो है जैसे आइनोसिन, ये मॉडिफाइड एडेनिन है, ये एंटीकोडॉन रीजन में पाया जाता है, स्यूडो यूरिडिन है, ठीक है, या स्यूडो यूरिसिन है जो T5C आर्म में पाया जाता है, डाईहाइड्रोयूरिडिन है, मिथाइल क्वाइनोसिन है, डाइमिथाइल क्वाइनोसिन है। तो ये इनके आर्म्स में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये पाए जाते हैं tRNA में। और ये जो ट्विस्टेड एल शेप स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये किस साइंटिस्ट ने किया था, ये नेम भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज क्लब। तो RNA में आपको इतना ही पढ़ना था, 3 टाइप्स के RNA, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए। लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं और आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो पहले के वीडियोस देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मोटिवेटेड रहिए।